हम्म, तो चलिए आपके स्क्रीन पर ये क्लास 10th की बायोलॉजी की बुक की है ना, जो कि भारतीय वन बुक की है, उसके चैप्टर 2 का लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आप जो है क्वालिटी भी बढ़ा करके देखिएगा तो बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा, है ना। तो खैर अगर उसमें भी परेशानी होगा तो हम देखिए हर एक क्वेश्चन को, उसके आंसर को हम पढ़ते जाएंगे, है ना। तो अगर आपको फिर भी कोई वर्ड देखने में परेशानी हो रही होगी तो आप हमारे वॉइस से भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए लघु तरीका सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न है श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। जैसे कि आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, आपके पास बुक होगा, बुक में भी आप भारतीय वन के बुक होगी क्लास 10th की, तो आप बुक निकालिए चैप्टर 2 का और उसमें लघु तरीके का सबसे पहला प्रश्न यही है ना, श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो देखिए आपको आंसर स्पष्ट दिख रहा होगा। आंसर है पोषण द्वारा लिए गए जटिल खाद्य पदार्थों का पाचन के बाद अवशोषित भोज्य अणुओं के ऑक्सीजन हेतु ऑक्सीजन आपूर्ति एवं जैविक क्रियाओं के संपादन हेतु ऊर्जा उत्पादन के लिए सजीवों में श्वसन अनिवार्य है। ओके, तो ये हमारा आंसर रहा, है ना। तो देखिए आपको अगर कोई भी वर्ड स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो आप हमारे वॉइस से बिल्कुल उसे नोट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं, है ना। और साथ के साथ आप नोट्स इसका कंप्लीट तैयार करते जाइएगा। हम एक एक क्वेश्चन को, उसके आंसर को हम कराएंगे। और देखिए ये जो आंसर है बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर होगा, यानी कि किसी प्रकार का कोई झोल झाल वाला आंसर नहीं है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर होगा। ओके, तो चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, श्वसन की परिभाषा लिखें। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, श्वसन की परिभाषा लिखें। तो आंसर हम एक और फिर आपको पढ़ देते हैं ताकि स्पष्ट दिखे। तो आंसर है श्वसन वैश्विक क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें बाहरी वातावरण से श्वसन अंगों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन अर्थात ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के उपरांत जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 को कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। यही हमारा श्वसन है, यानी कि ये श्वसन की परिभाषा है, जो कि आपको स्पष्ट दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो चलिए हमारा लघु उत्तरीय का क्वेश्चन फर्स्ट और सेकेंड हो गया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको दिख रहा होगा। अब उसके हम आंसर की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं, है ना। तो संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो आंसर है संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो देखिए समीकरण क्या है, C6H12O6 मतलब ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, और इसे बैलेंस करने के लिए 6 हम जोड़े हैं, है ना। और ये जो एंजाइम से रिएक्शन करता है तो 6CO2 यानी कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O और प्लस ऊर्जा हमें देती है। तो ये हो गया संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का समीकरण, है ना। देखिए एक चीज़ और हम आपको बोलना चाहेंगे कि आपको जो ये प्रश्न दिख रहा, ये अभी हम आपको सिर्फ और सिर्फ इन सारे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करना है। देखिए कॉन्सेप्ट हम नहीं दे रहे हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे, ये सिर्फ आंसर है ना। कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, कॉन्सेप्ट वीडियो हम अलग अलग आपको प्रोवाइड करेंगे।
जैसे कि मैं अपने क्लास जीनियस क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, तो मैं अपने क्लास में सबसे पहले क्या होता है कि हर एक चैप्टर का, है ना, हर एक चैप्टर का पूरे फुल कॉन्सेप्ट बताया जाता, यानी कि बताते हैं, है ना, पूरे फुल कॉन्सेप्ट चैप्टर जो है उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, और उसके बाद वो जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है तब उसके बाद इन सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन का हम आंसर बनाते हैं, है ना, बिल्कुल सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो एक एक क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये बहुत 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 ज़रूरी है। आपका जो एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम में यही प्रश्न आने वाले हैं, और जब आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ये एक एक क्वेश्चन आप पूरे प्रैक्टिस कर लेंगे तो श्योर एग्ज़ाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो खैर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर। और आप याद रखिए कि बुक में जितने सारे क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन जितने क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पढ़ें, है ना, ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, यानी कि आपके स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन क्या है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है ना। तो इसका आंसर हम आपको एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। देखिए सिर्फ हम पढ़ दे रहे हैं इसलिए ताकि आपको कोई भी शब्द स्पष्ट ना दिख रहा हो तो आप हमारी वॉइस से लिख सकते हैं। हालांकि हम अपने कॉन्सेप्ट वीडियो में फुल डिटेल, जैसे मैथ का हम डॉक्टर के.सी. सिन्हा का जो सॉल्यूशन चला रहे हैं, एक एक चीज़ समझाते हैं, उसी प्रकार से साइंस फुल डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ आता है ना। लेकिन अगर आपको पूरे फुल कॉन्सेप्ट और पूरे अधिक जानकारी चाहिए, पूरे डिटेल चाहिए, है ना, तो वो आप हमारे नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको फुल डिटेल आपको मिलेगी, सारे कॉन्सेप्ट और भी अन्य चैप्टर और भी अन्य बुक के जितने भी बुक हैं, सारे बुक के क्वेश्चन आंसर सब कुछ बिल्कुल इसी रूप में आपको प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो खैर देखिए 4 नंबर का आंसर हम पढ़ते हैं। आंसर क्या है, ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से 6 कार्बन वाले ग्लूकोज अणु का विखंडन के पश्चात 2 अणु पायरूवेट का निर्माण होता है। ओके, उसके बाद कहता है यह पायरूवेट सूक्ष्म जीवों जैसे कि ईस्ट द्वारा एथेनॉल एवं CO2 में, जंतु पेशियों में, लैक्टिक अम्ल में तथा अवायवीय जीवाणु जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस में लैक्टिक अम्ल में तथा क्लोस्ट्रीडियम में ब्यूट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ओके, तो बिल्कुल हमारा ये जो ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण से किन किन यौगिकों का निर्माण होता है, ये इसका परफेक्ट आंसर हुआ। ओके, तो आपको दिख पा रहा होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पर बहुत अच्छी प्रकार से दिख रहा होगा। हम इसको एक बार स्लाइड कर लेते हैं। चलिए एक बार हम इसको स्लाइड कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। चलिए देखिए, तो चलिए क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या है, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो कह रहा है क्या, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो आंसर है, लगातार दौड़ने से हमारी पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण तेजी से होता है। इस लैक्टिक अम्ल का अधिक मात्रा में हमारी पेशी कोशिकाओं में संचय के कारण दर्द होने लगता है। ओके, तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया। अब आप भी जान रहे हैं और मैं भी समझ रहा हूँ कि आपको
अगर आप ये चैप्टर पढ़े होंगे कहीं भी, कोई भी ट्यूशन की कोई भी टीचर से, तो आपको तो समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। सिर्फ आंसर है, आप इसे या तो आंसर रट सकते हैं या तो फिर आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरा जानना है और भी पूरे डिटेल में इसको समझना है। तो वो उसके लिए तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा और हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो खैर देखिए, हालांकि जहाँ तक होगा तो हम एक एक चैप्टर का क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में तो आपको सिर्फ आंसर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। अगर आप पढ़े हैं तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़िएगा और इसके नोट्स को बिल्कुल तैयार कीजिए, क्योंकि नोट्स तैयार करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो ये जो आप नोट तैयार करेंगे भारतीय वन के बुक के जितने भी लघु और दीर्घ क्वेश्चन होंगे, यही क्वेश्चन आपको काम आएगा, है ना। कि उस टाइम आपका माइंड जो है बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होगा, आपको बिल्कुल इसी क्वेश्चन को बस देखिए। सबसे बड़ा माइंड का ही खेल होता है, क्योंकि जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उस टाइम माइंड बहुत डाइवर्ट होगा कि इस पेपर से याद करें या गाइड से याद करें या किससे याद करें या कोई क्वेश्चन हमें क्या करे टिक आउट कराए कि कौन VVI क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कोई VVI कोई गेस फेस कुछ नहीं होता। आप जब 100% तैयारी कर लीजिएगा, जैसे कि आप देखिए ये बुक के एक एक क्वेश्चन लघु और दीर्घ कंप्लीट कर लीजिएगा प्लस विद ऑब्जेक्टिव के साथ, तो ये आपका 100% तैयारी हो गई, है ना। तो जब 100% तैयारी हो गई तो उसके बाद किसी प्रकार की कोई VVI क्वेश्चन या गेस या गाइड की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसलिए आप ट्रस्ट करके भारतीय वन बुक जो है, उस भारतीय वन बुक के एक एक क्वेश्चन को हम आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं और आप उस आंसर का नोट्स बिल्कुल तैयार कर लें, है ना। तो ये आपको एग्ज़ाम तक काम देगा, बस वन वे में। ओके, तो खैर चलिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो क्वेश्चन, किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है ना। तो किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। तो आंसर हम फिर पढ़ दे रहे हैं और जो भी शब्द आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप बिल्कुल स्पष्ट देख लीजिएगा या हमारे वॉइस से लिख सकते हैं। तो कहता है किण्वन एक प्रकार का अवायवीय श्वसन है जिसमें ईस्ट द्वारा पायरुवेट को एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह अभिक्रिया ईस्ट कोशिकाओं के बाहर स्रावित जाइमेज एंजाइम द्वारा शर्करा के अपघटन के फलस्वरूप संपन्न होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन 7 क्या कहता है। क्वेश्चन 7 है श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। श्वास नली या ट्रैकिया क्या है। तो आंसर इसका हम पढ़ दे रहे हैं। श्वास नली है ना 16 mm व्यास वाली, यानी कि 16 मिलीमीटर व्यास वाली करीब 11 सेंटीमीटर लंबी पतली दीवार की बनी नली है जो उपास्थि के बने अपूर्ण वलय की पूरी लंबाई में क्रमानुसार सजे होते हैं। ये वलय श्वास नली से हवा के बाहर निकलते समय इसे पिचकने से रोकते हैं। इसका आंतरिक भाग पश्चमाभिकाय एपिथीलियम द्वारा स्तरित होता है। ओके, तो ये हमारा श्वास नली या ट्रैकिया का आंसर है। अब मैं आपको बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि देखिए ये आप ये मत सोचिएगा कि ये हमारे पढ़ाने का स्टाइल है। ये हम सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होता है कि आप कहीं भी पढ़े, है ना, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको जो है किसी भी चीज़ में मतलब वो आपको जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए उतना आपको दिमाग में यह
आएगा, है ना। तो फिलहाल अगर आपको ये चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा होगा तो आपको कम से कम नोट्स तो तैयार हो जाएगा, है ना। नोट्स तो आपको बन जाएगा, और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा होगा तो और भी बेहतरीन है। ओके, तो खैर देखिए, हम आपको इस प्रकार से आंसर तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ, हम अपने क्लास में जैसा कि हम आपको बताएं, पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर प्रैक्टिस, यानी कि उसके एक एक क्वेश्चन आंसर कराया जाता है। ओके, तो खैर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसके आंसर को हम मूव करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन है मछलियों में गिल्स कहाँ उपस्थित होते हैं। तो आंसर इसका है एक मिनट हो गया। देखिए कर मछलियों में गिल्स कहाँ उपस्थित होते हैं, तो आंसर आपका है मछलियों में गिल्स दो समूहों में सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे उपस्थित होते हैं। हर गिल्स एक चपटी थैली गिल कोष्ठ में अवस्थित होता है, जो एक ओर आहार नाल की ग्रसनी तथा दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें टोटल 10 लघु उत्तरीय है और हम क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंच गए हैं, है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है। तो आंसर है मानव शरीर में नासिका, नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, ट्रैकिया एवं फेफड़ा, है ना। फेफड़ा में क्या होता है, तो फेफड़ा में क्या क्या होता है, तो ब्रोकस, ब्रोकीओल्स, वायु कोशिका एवं वायुकोश होता है नामक रचनाएं जो है श्वसन अंगों का निर्माण करती है। इनके अलावे सीने की 12 जोड़ी पसलियां, डायाफ्राम, डायाफ्राम पेशी तथा उदर की पेशियां श्वसन क्रियाओं में मदद करती है। तो देखिए आपको स्पष्ट आंसर दिख रहा होगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहा, है ना। तो चलिए लास्ट लघु उत्तरीय का लास्ट इसका 10वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, यानी कि श्वासोच्छ्वास क्या है। तो आंसर है वायुमंडल से हवा को नासिका से फेफड़े तक और वहां से वायु की ऑक्सीजन का रक्त कोशिकाओं में जाना तथा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फेफड़ों में आना एवं बची हवा के साथ नासिका से बाहर निकल जाना श्वासोच्छ्वास कहलाता है। तो ये हमारा हो गया क्या, चैप्टर 2 श्वसन का लघु उत्तरीय समाप्त। क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक लघु उत्तरीय हो गया समाप्त। अब हम मूव करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। ओके, तो देखिए ये लघु तो समाप्त हो गया। अब आपके बेहतरीन के लिए क्या होगा कि आप नोट्स बिल्कुल तैयार रखें। आपको तो क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है, सारा आंसर भी आपके स्क्रीन पर है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो या ना दिखे तो उसके लिए हम उसे पढ़ भी रहे हैं, है ना। और आपको हम एक ऑप्शन भी दे रहे हैं कि आप जो है पूरे यानी कि जो कॉन्सेप्ट समझना है या तो फिर और ज़्यादा अदर बुक, यानी कि इसके अलावा आपको देखिए क्लास 10th की हम बात करें, क्लास 9th और 10th की बात करें, है ना। तो क्लास 9th और 10th की किसी भी बुक का कोई भी आंसर या कुछ भी सॉल्यूशन चाहिए तो बेझिझक आप जो है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो आप नंबर देखें, है ना, तो वो नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल के
चलिए क्लास 9th और 10th के किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन है ना, आप हमें बिल्कुल सेंड कर सकते हैं, या आपको किसी बुक का पूरा होल बुक का आंसर चाहिए तो हम वो भी प्रोवाइड आपको बिल्कुल करेंगे, है ना। और रही बात मैथ की, तो मैथ में तो बस आप हमारे चैनल पर देख ही रहोगे, डॉक्टर केसी सिन्हा का जो मैथ है उसका तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन का बेहतरीन सॉल्यूशन चल रहा है। आप ज़रूर देखे होंगे वीडियो, है ना, मैथ वाला। अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए, ट्राई करने के ही बहाने देखिए। देखिए आप, हम मैथ में जो भी चैप्टर पढ़ा दिए हैं, है ना, तो आप अगर आपको मान लीजिए जैसे कि आप हम 8 ट्रिगो का 8.1 चैप्टर 1 से लेकर के 56 यानी कि 56 क्वेश्चन था उसमें, हम सारे 56 क्वेश्चन को क्या किए, कंप्लीट करा दिए। अब उस 56 क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चन हार्ड लगता हो, है ना, जो भी क्वेश्चन हार्ड लगता हो, आप उस हार्ड क्वेश्चन को समझने के ही बहाने एक बार ज़रूर देखिए, है ना, ट्राई करने के ही बहाने एक बार ज़रूर देखिए, है ना। और वो तो बिल्कुल ऑफलाइन क्लासरूम से भी बेहतर आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे कुछ का, यानी कि इस लॉकडाउन में आप मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई सारी चीज़ का फ़ायदा भरपूर उठाएंगे। ओके, तो खैर देखिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के और भी सॉल्यूशन और भी आंसर आपको बिल्कुल प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या देखिए, हमारा तो ये चैप्टर 2 का लघु समाप्त हुआ। अब हम बढ़ते हैं दीर्घ क्वेश्चन की ओर। ओके, तो चलिए दीर्घ क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, और आपके स्क्रीन पर पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये रहा। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखिए पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या बोल रहा है, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन में विभेद यानी कि अंतर स्पष्ट करें। ये हमसे प्रश्न बोला पहला दीर्घ उत्तरीय चैप्टर 2 का श्वसन का, है ना। तो आंसर क्या है इसका, वायवीय श्वसन जो है, तो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन हम डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए कि वायवीय श्वसन में कहता है, पहला वायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि उधर ये अवायवीय श्वसन में यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट दूसरा डिफरेंस क्या है, क्योंकि आपको जो भी प्रश्न स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा आप हमारे वॉइस से लिख सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, इसका प्रथम चरण कोशिकाओं के कोशिका द्रव में एवं द्वितीय चरण माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में दूसरा डिफरेंस है, पूरी क्रिया कोशिका द्रव में पूरी होती है। चलिए, और तीसरा जो है, तीसरा क्या है, अंतर वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एवं CO2 तथा जल के निर्माण के साथ साथ ऊर्जा अणु का निर्माण होता है। ओके, और इधर यानी कि अवायवीय में तीसरा डिफरेंस है, ग्लूकोज का आंशिक ऑक्सीकरण होता है एवं पायरूवेट, इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल एवं ब्यूट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकता है और नहीं भी निकल सकता है। ओके, और 4 नंबर डिफरेंस है, इसमें 38 यानी कि 38 है ना, 38 ATP यानी कि ऊर्जा अणुओं का निर्माण होता है, और इसमें अवायवीय श्वसन में केवल 2 अणु ATP का निर्माण होता है, जो कि आपको आंसर दिख रहा होगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि दीर्घ उत्तरीय का पहला का क्वेश्चन था, आंसर था, यानी कि क्वेश्चन और आंसर आपका दीर्घ उत्तरीय का पहला का ही हो गया।
चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं दीर्घ उत्तरीय का दूसरा का आंसर की ओर। ओके, और एक चीज़ मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि ये जो देखिए ये जो असाइनमेंट तैयार किया हुआ ये हमारे यानी कि हम जो ट्यूशन चला रहे हैं उस ट्यूशन के लिए असाइनमेंट है, लेकिन आपको हम अपने चैनल के माध्यम से ये आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, है ना। तो ये हमारे ट्यूशन का असाइनमेंट है, यानी कि हमारे यहाँ पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको ये असाइनमेंट प्रोवाइड की जाती है। ओके, तो फिलहाल तो आप देखिए हमारे चैनल पर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए प्रोवाइड करते रहेंगे, लाते रहेंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पाइरूवेट के विखंडन के विभिन्न पथों के बारे में बताइए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो देखिए आप देख रहे हैं कि किस रूप में डायग्राम बना हुआ पाइरूवेट है। अब पाइरूवेट है तो सबसे पहले ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में या ईस्ट में एथेनॉल प्लस CO2 प्लस ऊर्जा बनाती है, आप डायग्राम देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड है ना CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा बनाती है, यानी कि एंड तीसरा जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पेशी कोशिका में क्या लैक्टिक अम्ल है ना, लैक्टिक अम्ल में का पथ है। और नेक्स्ट है ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में अवायवीय जीवाणु है ना स्ट्रेप्टोकोकस में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनाती है। और उसके बाद नेक्स्ट पथ क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्लॉस्ट्रिडियम जीवाणु में ब्यूट्रिक अम्ल प्लस CO2 बनाती है। ओके, तो ये आप जो है आप डायग्राम आपके पास अवेलेबल है, आप डायग्राम जो है बिल्कुल देख सकते हैं और डायग्राम बना सकते हैं, स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। आप इतने देर में देखिए आप साथ के साथ नोट्स भी तैयार करते जाइए, नोट्स भी आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ओके, क्योंकि ये जो है नोट्स आप तैयार कीजिएगा तो इससे क्या होगा कि आप जितने देर में हम आपको कोई शब्द नहीं दिख रहा होगा तो वो शब्द भी आपको स्पष्ट हम हमारे वॉइस से लिख सकते हैं, और इतने टाइम में आपको पॉज करके भी लिख सकते हैं या आसानी से लिख भी कंटिन्यू में भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। ओके, देखिए आप देख रहे होंगे हमारे ट्यूशन का जो असाइनमेंट है उसी का बना हुआ है ना, उसी का वाटर मार्क आप देख रहे हैं। तो खैर देखिए कह रहा है तीसरा, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो ये स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें, ये हमारा प्रश्न है। तो एक बार हम इसको पढ़ दे रहे हैं, आपको जो भी स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो आंसर है क्या, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग है क्या है, श्वास रंध्र है, ट्रैकिया है एवं ट्रैकियोल्स है। इनमें ट्रैकिया शरीर के भीतर स्थित अत्यंत शाखित हवा से भरी नलिकाएं हैं जो एक और ट्रैकियोल्स में बंटकर सीधे ऊतकों के संपर्क में होती है तथा दूसरी ओर शरीर की सतह पर उपस्थित श्वास रंध्रों द्वारा बाहर की ओर खुलती है ना। तो ये हो गया उस स्थलीय कीट के श्वसन अंग के बारे में। अब उसके श्वसन विधि क्या है, चूँकि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है तो हम पूरा एक्सप्लेन करके क्वेश्चन के हिसाब से लिखेंगे। ओके, तो देखिए श्वसन विधि क्या है, कह रहा है श्वास रंध्रों द्वारा सीधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ट्रैकिया एवं ट्रैकियोल्स से होते हुए ऊतकों तक पहुंचता है और ऊतकों से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा श्वास रंध्रों से बाहर की ओर निकल जाता है। कीटों में हीमोग्लोबिन फ्लूइड में कोई रंजक नहीं होती है जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता हो। ओके,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फुल एक्सप्लेनेशन आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, यानी कि जो दीर्घ उत्तरीय है उसके क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। कह रहा मछली के श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें, है ना। तो चलिए वर्णन करते हैं। कहता मछलियों में आंसर है, मछलियों में गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग हैं जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। अब कह रहा है गिल्स की संरचना, तो गिल्स की संरचना क्या है। तो कहता है मछली में गिल्स 2 समूहों में पाए जाते हैं। प्रत्येक समूह सिर के पार्श्व भाग में आँख के ठीक पीछे अवस्थित होते हैं। ये एक चपटी थैली गिलकोष्ठ में स्थित होती है जो एक ओर आहार नाल की ग्रसनी एवं दूसरी ओर शरीर के बाहर खुलता है। प्रत्येक गिलकोष्ठ में कई गिल पट्टिकाएँ होती है। इन गिल्स से रक्त वाहिनियाँ लगी होती है। ओके, अब कहता है कि इसकी क्रिया विधि क्या है। तो इसकी क्रिया विधि की ओर हम मूव करते हैं। आप फिगर भी देख रहे होंगे, आप फिगर भी बना सकते हैं और स्पष्ट फिगर आपको बुक में भी मिल जाएगी, है ना। तो चलिए इसकी क्रिया विधि पर चलते हैं। तो क्रिया विधि क्या है। मछलियों में जल की धारा मुख से आहार नाल के ग्रसनी में पहुंचता है। इस जल धारा के साथ भोज्य पदार्थ ग्रसनी से ग्रास नली में चला जाता है। गिल्स लगातार जल के संपर्क में रहता है जिससे जल में घुले ऑक्सीजन गिल्स की रक्त वाहिनियों में स्थित रक्त में चला जाता है तथा रक्त का CO2 जल में चला जाता है। इस प्रकार श्वसन गैसों का आदान प्रदान रक्त एवं जल के बीचों बीच विसरण क्रिया द्वारा होता है। ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, है ना। वो इसके पहले 4 था आंसर, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, जो आपको दिख रहा होगा। कीटों में ऑक्सीजन सीधे उत्तकों को क्यों पहुंचाया जाता है। इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के साथ करें। ओके, तो देखिए आंसर क्या है। आंसर है कीटों में ऑक्सीजन सीधे उत्तकों को पहुंचाया जाता है क्योंकि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसा कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधकर ढोने की क्षमता हो मौजूद नहीं होती है। अब देखिए कि आपको एक लाइन और दिख रहा होगा क्या, कि शेष उत्तर के लिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखें, है ना। यानी कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर देखिए तो आपका यानी कि 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, जस्ट इसके पहले हम बता करके निकले हैं। तो आप इतने आंसर जो हम 2 लाइन बोले उसके बाद उसमें ऐड कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके, तो ये आपका कंप्लीट 5 का आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय कुछ है, चूँकि दीर्घ उत्तरीय बना ही होता है छोटे छोटे क्वेश्चन से मिल करके, है ना। तो इस प्रकार से आप उस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इसमें 2 लाइन के बाद ऐड कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो ऑलरेडी करा ही चुके हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम मूव कर लेते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है मनुष्य
के श्वसनांगों की रचना का वर्णन करें, यानी कि मनुष्य का जो श्वसन अंग है उसके रचना के बारे में वर्णन करना है। तो आंसर है मनुष्य के श्वसन के अंग। तो सबसे पहला अंग है नासिका एवं नासिका छिद्र, दूसरा है लैरिक्स, तीसरा है ट्रैकिया और चौथा है फेफड़ा। ओके, तो बारी बारी से हम हर एक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले पहला है नासिका एवं नासिका छिद्र, लिख करके डैश दिया हुआ आप देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर ना, आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। अब उसको हम एक बार पढ़ दे रहे हैं। तो आंसर है नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर अवस्थित रचना है जो बाहर की ओर दो गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र द्वारा खुलता है। ये दोनों नासिका छिद्र भीतर की ओर दो अलग अलग यानी कि दायां एवं बायां नासिका है ना बेशमों में खुलते हैं। दोनों बेशम अस्थि की बनी नासा पट्टिका द्वारा एक दूसरे से अलग होती है। नासिका बेशम का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है प्राघ्राण कहलाता है। इस भाग में रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। प्राघ्राण के पीछे नासा बेशम का छोटा ऊपरी भाग घ्राण क्षेत्र तथा मध्य भाग निचला भाग है ना, निचला भाग। उसके बाद देखिए आगे हम मूव करते हैं और आपको ये यानी कि फिगर भी बनाना है। फिगर आप देख पा रहे होंगे स्पष्ट, ये रहा फिगर है ना। आपको ये फिगर भी ड्रॉ करना है और बुक में भी ये फिगर आपको मिल जाएगा स्पष्ट रूप से। ओके, तो आप बुक से भी फिगर ड्रॉ कर सकते हैं और आप यहाँ से भी देख सकते हैं फिगर कि किस रूप में नासिका बेशम है, मुख है, गला है, लैरिक्स है ना, ट्रैकिया है, ब्रोकस है, फेफड़ा है, हृदय का स्थान है, डायफ्राम है, बायोकोस्टिका है, पैराइडल प्लूरा है। तो ये फिगर आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसके आगे का हम आंसर को, इसी का आंसर हम मूव कर बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे है श्वसन क्षेत्र कहलाता है। नासिका बेशम की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है जिसे कांची कहते हैं। इन नासिका बेश में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन का स्तर होता है जो म्यूकस स्रावित करते हैं। यह अंदर की ओर ग्रसनी से कंठ द्वार के समीप खुलता है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या था इसका, लैरिक्स था। तो लैरिक्स किसे कहते हैं, तो कहता है ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी रचना लैरिक्स में खुलती है जो पीछे की ओर श्वास नली में खुलता है। अब नेक्स्ट तीसरा था श्वास नली। कह रहा है यह करीब 11 सेंटीमीटर लंबी एवं लगभग 16 मिलीमीटर व्यास वाली पतली दीवार की बनी नली है जिसे मजबूती प्रदान करने हेतु बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय क्रम से इसकी पूरी लंबाई में सजे होते हैं। यह बच्चे गुहा में पहुंचने पर दो श्वासनियों में बंट जाती है जिन पर ट्रैकिया की तरह उपास्थि वलय पाए जाते हैं। प्रत्येक श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर श्वासनिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। फेफड़ों के अंदर में श्वासनिकाएं पुनः वायु कोष्ठिका वाहिनियों में बंट जाती है जो अनेक छोटे छोटे वायु कोशों में खुलती है। तो देखिए ये श्वास नली का डिटेल था। आपको जो भी नहीं दिख पा रहा होगा वो आप देख लीजिएगा है ना। आगे इसी का बढ़ते चौथा जो कि बाकी था फेफड़ा। तो कह रहा है यह मनुष्य के बच्च गुहा में उपस्थित है ना, यह मनुष्य के बच्च गुहा में उपस्थित होता है। ये दो स्पंजी गुलाबी थैलीनुमा रचना है जो हृदय की इधर उधर प्लूरल गुहाओं में स्थित होता है। प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण होता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहते हैं। फेफड़ा एवं प्लूरा के बीच म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़े के फैलने और फिर वास्तविक रूप से लौटने से होने वाले घर्षण को कम करता है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, है ना। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख रहे होंगे, कह रहा है क्या, मनुष्य में श्वसन क्रिया का वर्णन करें। तो श्वसन क्रिया का वर्णन करें, करने के लिए हमें बोला है, तो वर्णन कीजिए। देखिए, कह रहा है मनुष्य में श्वसन क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। पहला बाह्य श्वसन या श्वासोच्छ्वास, दूसरा फेफड़े द्वारा श्वसन, गैसों का आदान प्रदान, और तीसरा आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन। तो सबसे पहले बाह्य श्वसन क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो कहता है इस चरण की श्वसन क्रिया में श्वसन गैस यानी कि CO2 एवं O2, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का श्वसन अंगों द्वारा विनिमय की क्रिया होती है। यह प्रश्वास एवं उच्छ्वास 2 क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। प्रश्वास के दौरान वायु में मौजूद ऑक्सीजन फेफड़े में अवस्थित वायु कोशिकाओं के रक्त में चला जाता है। इसके विपरीत उच्छ्वास में रक्त से फेफड़े में आया CO2 बची हवा के साथ नासिका छिद्र से बाहर निकल जाता है। दूसरा था हमारा क्या, दूसरा था फेफड़े द्वारा श्वसन गैसों का आदान प्रदान। तो कहता है प्रवास के दौरान फेफड़ों की कोशिकाओं में पहुंची ऑक्सीजन सीरिये रक्त कोशिकाओं के चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल में पहुंचती है। इस समय वायु कोष्ठकों में उपस्थित हवा में करीब 21% ऑक्सीजन मौजूद होता है, जबकि रक्त कोशिकाओं में स्थित सीरिये रक्त में इसका आंशिक दाब कम होता है। इसके चलते ऑक्सीजन का विसरण वायु कोष्ठकों से सीधे सीरिये रक्त में होता है। यहाँ रक्त में मौजूद लाल रुधिर कोशिकाओं में स्थित हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन संयोजन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन में परिणत हो जाता है और रुधिर परिसंचरण द्वारा कोशिकाओं या ऊतकों तक पहुँचता है। क्योंकि कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होता है और ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचती है एवं ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन यानी कि ऑक्सीकरण द्वारा करता है पूर्ण विखंडन कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या है, कहता कोशिकाओं में भोज्य अणुओं के ऑक्सीकरण के पश्चात बना कार्बन डाइऑक्साइड विसरण द्वारा कोशिकाओं से रुधिर कोशिका युक्त रक्त में पहुंचता है एवं रुधिर के हीमोग्लोबिन से संयोजन कर कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त परिसंचरण द्वारा सीरिये रुधिर कोशिकाओं में पहुंचता है एवं CO2 का आंशिक दबाव वायु कोष्ठकों की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है, जिसके कारण रुधिर कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण वायु कोशिकाओं में होता है। यहाँ से यह श्वास नली एवं नासिका द्वारा बाहर निकल जाता है। ओके, अब मूव कर लीजिए तीसरा और लास्ट, आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन क्या था, यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का सर्वप्रथम कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में आंशिक विखंडन के पश्चात ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पायरुवेट प्राप्त होता है। यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। इस क्रिया में 2 अणु ATP का निर्माण होता है। पुनः 2 अणु पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु विखंडित होकर 3 अणु कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण करते हैं। इस प्रतिक्रिया में विमुक्त रासायनिक ऊर्जा
एटीपी अणुओं में संचित हो जाती है। इस पूरी क्रिया में 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। इन एटीपी अणुओं के विखंडन से निकली ऊर्जा कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं में संचालन में भाग लेती है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 7 का विस्तृत आंसर हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, श्वसन एवं श्वासोच्छ्वास में के बीच अंतर स्पष्ट करें, है ना। आप देख रहे होंगे, तो इसमें हमें अंतर बताना है। तो चलिए चलते हैं हम अंतर की ओर इसके। देखिए अंतर क्या है, सबसे पहला, यह जीवित कोशिकाओं में संपन्न होती है तथा एक जैविक रासायनिक क्रिया है। एक तरफ शोषण एक तरफ श्वासोच्छ्वास कर दीजिएगा, और ये पहला था श्वसन का। दूसरा, यह भौतिक घटना है जिसमें श्वसन गैसों ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। दूसरा आप देख रहे होंगे, यह सामान्य तापमान 30 से 40 डिग्री पर होता है और इसमें ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं होती है। तीसरा आप देख रहे होंगे कि इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है जो एटीपी अणुओं के रासायनिक बंधन में संग्रहित रहती है। और तीसरा, इसमें ऊर्जा विमुक्त नहीं होती है। चौथा क्या है, चौथा आप देख रहे होंगे, है ना। चलिए 4 नंबर क्या है, यह अंतःकोशिकीय होती है, यह इधर है, यह बाह्य कोशिकीय होती है। और 5 है, इनमें एंजाइम की आवश्यकता होती है जो ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण के विभिन्न चरणों में भाग लेती है, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करती है। और उधर श्वासोच्छ्वास में है, यह एक अनैच्छिक तथा अंशतः ऐच्छिक क्रिया है जिसका नियंत्रण मस्तिष्क के पश्च भाग में अवस्थित श्वसन केंद्रों के द्वारा होता है। एंड छठा देखिए, कह रहा है यह एक धीमी क्रिया है, और इधर छठा, यह क्रिया तेजी से घटित होती है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अब आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 आपको दिख रहा होगा, तो है क्या, विस्तार से कोशिकीय श्वसन का वर्णन करें। तो आंसर है आंतरिक श्वसन, यानी कि यह एक जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का सर्वप्रथम कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में आंशिक विखंडन के पश्चात ग्लूकोज के एक अणु से 2 अणु पाइरूवेट प्राप्त होता है। यह क्रिया ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। इस क्रिया में 2 अणु एटीपी का निर्माण होता है। पुनः 2 अणु पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम की उपस्थिति। देखिए ये जो आंसर है ना, आप क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, तो 7 में यह आंतरिक श्वसन का आंसर आपको मिलेगा। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7 में यह आपका आंसर मिलेगा 9 का। तो आप वहाँ से इस भी लिख सकते हैं, और हालांकि आपको यहाँ पर भी तो पूरा मिल ही गया, है ना। तो इस प्रकार से ऐसे पढ़ ही देते, 2 अणु एटीपी का निर्माण होता है। पुनः 2 अणु पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एंजाइम की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप 3 कार्बन वाले पाइरूवेट अणु विखंडित होकर 3 अणु CO2 एवं जल का निर्माण करते हैं। इस प्रतिक्रिया में विमुक्त रासायनिक ऊर्जा एटीपी अणुओं से संचित हो जाती है। इस क्रिया में 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। इन एटीपी अणुओं में विखंडन से निकली ऊर्जा कोशिका के अंदर होने वाली विभिन्न जैव क्रियाओं के संचालन में भाग लेती है। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 2 जो श्वसन था 10वां का, है ना, भारतीय बुक से लघु और दीर्घ पूरा एक क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। ओके, तो आप देख लिए होंगे, और आप उम्मीद करते हैं कि नोट्स बिल्कुल तैयार कीजिएगा, क्योंकि नोट्स तैयार कीजिएगा तो आपका 100% तैयारी होगी। ओके, और इसी प्रकार से हम आगे नेक्स्ट चैप्टर भी, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर का भी पूरे आंसर को प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि इसके अलावा आपको 9th और 10th की किसी भी बुक का
किसी भी बुक का, कोई भी बुक का, पूरा होल बुक का भी आंसर चाहिए या प्रोवाइड करना है, या मैथ का पूरा सॉल्यूशन चाहिए। और भी मैथ का सॉल्यूशन इस रूप से नहीं, ये तो हम सिर्फ आंसर ऐसे दे रहे हैं। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें या मैथ सॉल्यूशन की बात करें तो उसका वीडियो तो आप देख ही नहीं होंगे, जो डॉक्टर केसी सिन्हा का चल रहा है। ओके, तो आप वहाँ पर से भी समझ सकते हैं कि हमारा आंसर यानी कि सॉल्यूशन और कॉन्सेप्ट का अलग तरीके से होता है, और ये क्वेश्चन के आंसर का वीडियो इस रूप में, डिजिटल रूप में बनाते हैं, है ना, ताकि आपको एक एक शब्द भी स्पष्ट दिखे और आप लिख भी पाएँ। ओके, चूँकि ये तो मेरा असाइनमेंट ट्यूशन का बना हुआ है, इसलिए हम इसी असाइनमेंट को आपके सामने पेश कर रहे हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, और आपको मोर डिटेल यानी कि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और किसी प्रकार की कोई पर्सनल किसी बुक की सॉल्यूशन आंसर चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, किसी प्रकार से आप कांटेक्ट करें और आपको मोर डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो उम्मीद करते होंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और आप सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी भी ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो डालते के साथ ही नोटिफिकेशन आपके पास अवेलेबल हो जाए। ओके, तो चलिए आज के लिए इस चैप्टर जो 2 समाप्त हुआ, एंड आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।